चैप्टर 96 दीपक जी कोवा में। अब आगे। रूही, तुम जहाँ भी हो तुम्हें ढूंढकर अपनी लाइफ में लेकर आऊँगा, अभय ने कहा। अपनी आंसू चेहरा साफ किया और गाड़ी में बैठकर आर्यन बिल्ला की तरफ चला गया। आर्यन बिल्ला में अभी भी सब सन बंद थे। कोई किसी से ज़्यादा बात कर रहा था, न कोई कुछ बोल रहा था। किसी भी खाने का एकदम मन नहीं था। दीपक जी अभी भी अपने रूम में फ़ोटो लिए बैठे थे। उनके आंखों में आंसू बह रहे थे। वो अपने एक दोस्त को खोकर बहुत दुखी थे। दूसरे ने उसे अपनाने से मना कर दिया। ज्योति जी रूम में खाने की प्लेट लेकर आई। खाना खा लीजिए, ज्योति जी ने दीपक जी के सामने प्लेट रख कहा। दीपक जी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस फोटो देख रहे थे। सुनिए, ज्योति जी ने दीपक जी को हिला कहा। दीपक जी होश में आए। उन्होंने ज्योति जी को देखा। उन्हें देख उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने खाने की प्लेट को अलग कर दिया। ज्योति जी खाने की प्लेट नीचे गिरते ही दूर हो गई। ये क्या किया आपने? ज्योति जी ने कहा। तुमने क्या किया? सब बर्बाद कर दिया। मेरे दोस्त मुझसे छीन लिए। दीपक जी ने गुस्सा कर कहा। तो क्या गलत कर दिया मैंने? अपने बेटे के लिए मैंने ये सब किया। गलत नहीं किया, माँ हूँ मैं। मुझे क्या पता था उनके साथ ये सब हो जाएगा। ज्योति जी ने भी ऊंची आवाज कर कहा। अपने बेटे के लिए तुमने मेरे दोस्त छीन लिए, मेरी जिंदगी की सबसे अहम चीज छीन लिए। दीपक जी ने भी ऊंची आवाज में कहा। आपके दोस्त आपके लिए अहम है, आपका बेटा आपके लिए कुछ नहीं। ज्योति जी ने कहा। तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी नज़रों के सामने से मत रहना, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूँ, पता नहीं कि कहाँ होगी। दीपक जी ने कहा। फिर फोटो उठा ली। उस लड़की की फिक्र है आपको, पर यह नहीं कि आपका बेटा कहाँ है। उस लड़की को ढूंढता हुआ कहाँ घूम रहा है। बेटे की चिंता नहीं है। उस अनाथ लड़की के लिए उस सक्षम ने सारे रिश्ते तोड़ दिए। ज्योति जी ने कहा, चिल्लाते हुए कहा। अनाथ नहीं है वो। दीपक जी ने कहा। क्यों अनाथ नहीं है? कहेंगे तो क्या कहेंगे? ज्योति जी ने कहा। वो बाहर निकल गई। नौकरों को चिल्लाते हुए कहा, मुझे इस घर में उस लड़की की एक भी फोटो नहीं रहनी चाहिए। सारी की सारी फोटो यहाँ लेकर आओ। सारे नौकर हाल में लगी हुई रूही की फोटोज निकालकर अभय के रूम में रूही अभय की जितनी फोटो थी वो सब हॉल में लेकर आ गए। ज्योति जी किचन में चली गई। वही से मिट्टी का तेल लेकर आए, पूरे फोटेज को में डाल दी। इतनी आवाज़ सुनकर नीति, देवेश, ऋत्विक अपने अपने रूम से बाहर निकले। अभय जो अभी अभी घर पर इंटर किया था, वो रूही की फोटो नीचे गिरे देख जल्दी वहां आ गया। एक आप क्या कर रहे हो? ऋत्विक ने मिट्टी का तेल पकड़ कहा। इस लड़की की सारी यादें मिटा रही हूँ। इस घर में मुझे इस लड़की की एक भी फुटेज यादें नहीं चाहिए। मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद इस लड़की की वजह से हुई है। ज्योति जी ने कहा। तो आपके बेटे ने भी मेरी बहन की जिंदगी सवार नहीं दी है। मेरी बहन का जीना हराम कर रखा था। क्या क्या नहीं किया मेरी बहन के साथ? ऋत्विक ने मिट्टी के तेल के डिब्बे को फेंक कहा। क्या किया है? मेरे बेटे ने उससे प्यार ही किया, बस उस लड़की ने क्या सिला दिया? ज्योति जी ने कहा। पूछ लो अपने बेटे से क्या नहीं किया, ऋत्विक ने कहा। ज्योति जी अभय को देखने लगी। अभय का सारा सर नीचे झुक गया। ये सब तूने मेरे लिए किया, बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तूने, मानता हूँ तेरी दोस्तों को, पर क्या उस लड़की का जो अपनी यादाश्त खो कर बैठी हुई थी तो उसे कुछ याद भी नहीं था? तूने उसके साथ क्या किया? ऋत्विक ने अभय को देख कहा। वो मेरी बहन भी नहीं होती तो क्या वो एक लड़की नहीं है? ऋत्विक ने कहा। अभय अब क्या कहता? चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसकी गलती क्या? बोलता वो ये दोनों से क्या ही बोली। ये लड़की इसे पता नहीं था क्या सक्षम का एक्सीडेंट हुआ था? उस दिन इन दोनों की लड़ाई हुई थी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था रूही उससे मिलने गई थी। अरे इस लड़की को ये नहीं लगा अगर उसे तेरे बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चलाना होता तो क्यों तुझे उस एक्सीडेंट से बचाती?
ऋत्विक ने दिव्या से कहा। दिव्या सर झुका कर खड़ा हो गई। इस लड़के को अपनी भाभी जैसी भी बीवी चाहिए थी। कहाँ गई वो भाभी, वो दोस्ती उस टाइम कहाँ गई थी तुम्हारी? ऋत्विक ने देवेश से कहा। वो लड़की जो कल तक इस घर की शान खुशी सब थी, आज वो लड़की बाजारू बन गई। उस लड़की की यादें मिटाई जा रही है। ऋत्विक ने कहा। ठीक है, अगर मेरी बहन के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो मैं भी इस घर में से जा रहा हूँ, ऋत्विक ने कहा। सब उसे देखने लगे। मानता हूँ गलत कर रहा हूँ, अपने बचपन से पाला, इतना कुछ किया मेरे लिए, माँ बाप जैसा प्यार किया, बहुत कृपा करी। अपने यहाँ मेरी बहन के लिए कोई जगह नहीं, वहाँ नहीं रुकूंगा, ऋत्विक ने हाथ जोड़ कहा। देख तू ये क्या बोल रहा है? तू मेरा दोस्त है, घर तेरा है, तू कहाँ जा रहा है? अभय ने ऋत्विक को देख कहा। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, ऋत्विक ने कहा। रूम में चला गया। रुको ऋत्विक, दीपक जी ने कहा। ऋत्विक रुक गया, दीपक जी की तरफ देखने लगा। रूही मिली। दीपक जी ने अभय को देखा, कहा। अभय, जो तू रूही की फोटो समेट कर अपने सीने से लगाकर रख रहा था। अभय ने न में सिर हिला दिया। क्या किया तूने? रूही के साथ कैसे शादी की, क्या किया, सब हमें जानना है, दीपक जी ने कहा। अभय सर झुकाकर वहीं रूही की फोटोज देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रूही के साथ शादी से लेकर अब तक उसने क्या क्या किया सब सबके सामने रख दिया। सब उसकी बातें सुन शौक हो रहे थे। अभय वहीं अपने चेहरे छुपाकर रोने लगा। उसके आंसू बह गए। दीपक जी वही सोफे में गिर गए। उन्होंने अभय को देखा। तूने उस बच्ची पर रहम नहीं किया, दीपक जी ने कहा। अचानक ही दीपक जी ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। आह आह, उनके मुंह से दर्द भरी आवाज निकलने लगी। सब दीपक जी की तरफ देखने लगे। पापा क्या हुआ? ऋत्विक, अभय, देवेश दीपक जी के सीने को देख कहा। रूही, दीपक जी ने बस इतना कहा। बेहोश हो गए, जल्दी जल्दी करो, हॉस्पिटल लेकर चलो, ऋत्विक ने कहा। दीपक जी को उठाया, गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले गए। सब भी दूसरे गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जल्दी करिए पापा, भी पल्स रेट डाउन हो रही है, देवेश ने कहा। दीपक जी को स्ट्रेचर में बैठाकर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। सब बाहर ही खड़े थे, बस देवेश अंदर चला गया था। ज्योति जी दादी का रो रो कर पूरा हाल हो रहा था और बाकी तो रो रो कर रहे थे। देवेश अंदर दीपक जी का चेकअप करा रहा था। 2 नर्स और डॉक्टर और थे। पल्स रेट दीपक को जी डाउन होती जा रही थी। देवेश को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, पर वो एक डॉक्टर था। डॉक्टर का काम ही यही था, अपना और पराया नहीं देखता, दुश्मन दोस्त नहीं देखता। नीति, मुझे इंजेक्शन दो, देवेश ने अपना हाथ पीछे कर कहा। सब डॉक्टर नर्स देवेश को देखने लगे। देवेश को जब कुछ नहीं लगा, उसने हाथ की तरफ देखा, उसे फिर होश आया। नीति, कहा। उसने आंखें बंद कर दी। आदत सी हो गई थी नीति कि दोनों ही ऑपरेशन थिएटर में जाते थे। मुझे इंजेक्शन दो, देवेश ने कहा। नर्स ने एक इंजेक्शन दे दिया। दीपक जी बार बार बस नीलेश रूही का ही नाम जप रहे थे। देवेश ने उन्हें इंजेक्शन दिया, तब जाकर शांत हुए। देवेश बाहर आया। सबके चेहरे का रंग बिगड़ा हुआ था। पूरी रात कोई नहीं सोया था। सबकी ऐसी हालत हो रही थी। देवेश के आते ही सब उसके पास आ गए। कैसा है दीपक, दादाजी ने पूछा। देवेश वहीं रखी चेयर ने बैठ गया। बोल न देवेश, मेरा बेटा कैसा है, दादाजी ने पूछा। पापा कोमा में चले गए, देवेश ने बोला। उसके आंखों से आंसू बाहर निकलने लगे। सब उसकी बात सुन बन रह गए। ज्योति जी रोने लगी। दादी तो हताश सी हो गई। उनके बेटे की ऐसी हालत तब भी हुई थी जब परितोष और नीलेश के एक्सीडेंट की खबर आई थी, तब भी वो कोमा में चले गए थे। पापा को सदमा लगा है तो वो बस भाभी और नीलेश अंकल को याद कर रहे थे, देवेश ने कहा। नीलेश को बुलाते हैं, उसके आने से दीपक ठीक हो जाए, दादाजी ने कहा। वो कितने घबराए हुए थे ये सिर्फ वो जानते थे। माँ अपने आंसू से सब दुख बता देती थी,
पर बाप कभी नहीं बताता, वो अंदर ही अंदर घुट जाता है। आपको लगता है इतना कुछ होने के बाद अंकल आएंगे, वो तो सारे रिश्ते तोड़ गए। देवेश ने कहा। तू रो क्यों रही है? देवेश ने रोती दिव्या से कहा। भाई हम भाभी की बात सुन लेते न, ये सब होता। बहुत गलत किया हमने, अपनी खुशियों को आग लगा दिया। दिव्या ने रोते हुए कहा। देवेश ने उसे गले लगा लिया। नहीं रे, अच्छा ही हुआ पता चल गया, वरना तो अंदर ही अंदर घुट जाती। हमें तो पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या क्या किया है। एक घर में रहते हुए भी इतना सब हुआ, उनके साथ पता ही नहीं चलता। वो अभी किसी को न बताती। देवेश ने कहा। माँ, आप कहती हो उस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया, आपके बच्चों की खुशी छीन ली। अरे जिस लड़की को आप हमसे ज़्यादा मानती थी, आज वही लड़की की सच्चाई जानकर भी आप अनदेखा कर रही हो। उस लड़की की क्या गलती? अरे जिंदगी तो हम सबने उनकी बर्बाद कर दी, कभी पूछा ही नहीं वो कैसी है, क्या है। बस उनके चेहरे की फेक स्माइल देख समझ गए वो खुश है। देवेश ने ज्योति जी से कहा। ज्योति जी का शर्म से चेहरा नीचे हो गया, पर वो क्या करे, माँ है वो, दूसरों के बच्चों से ज़्यादा उन्हें खुद के बच्चे प्यारे हैं। दीपक वो कब तक ठीक होगा? दादी ने पूछा। पापा को एक बार और यही हुआ था, वो काम से काम पूरा 1 साल कोमा में थे। इस बात बहुत सीरियस है, उन्हें हार्ट अटैक भी आया है। देवेश ने कहा। तू कुछ न कर, दादी ने कहा। करना तो पड़ेगा दादी जी, पापा के लिए बस नहीं, सबके लिए, हर किसी खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए उन्हें फिर लाना है अपनी ज़िंदगी में। इस बार पूरे हक से, न कोई ज़बरदस्ती न कोई धोखे से। देवेश ने अभय को देख कहा, जो एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों सूख चुकी थी और यही सबूत था कि वो बहुत रोया है। आगे पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी, कमेंट करिए, लाइक करिए, रिव्यू दीजिए। चैप्टर 97 विशाल कचरा। अब आगे। अभय अपने मन ही मन यही सोच रहा था, उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। फैमिली, फिर पापा, भाई बहन की लाइफ, सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो रहा है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या करे, कहाँ ढूंढे रूही को। सब जगह तो ढूंढ लिया। अभय ने अपने आंसू पोंछ और दीपक जी के रूम की तरफ चला गया। सब उसे जाते देख रहे थे, हाँ नजारा थे सब उससे। अभय दीपक जी के रूम में आया, उनके पास वही रखे स्टूल पे बैठ गया। पापा, आई प्रॉमिस मैं आपकी बहू को सही सलामत आपके पास जल्द लेकर आऊँगा, पूरे हक से। अभय ने दीपक जी का हाथ पकड़ कहा। बस आज जल्द ठीक हो जाओ, रूही ऐसे आपको देखेगी तो परेशान हो जाएगी, अभय ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। कांच की खिड़की से सब अंदर अभय को बात करते देख रहे थे। दीपक जी को घर पर शिफ्ट कर दिया था, ज्योति जी ही देख रेख कर रही थी। 3 हफ्ता ऐसे ही गुजर गए, सबकी जिंदगी बदल गई थी। जहां आर्यन बिल्ला में हंसी खुशी की आवाज़ आती थी, वही 3 हफ्ते होने को आए थे, किसी ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक दादा दादी जी भी कुछ दिन के लिए काशी बनारस चले गए थे, क्या पता भगवान उनकी ऐसे सुन ले। ज्योति जी भी अपने गिल्ट में भी थी, वो भी अधिकतर अपने पति के साथ दीपक जी के साथ रूम में रहती थी, खाना भी वहीं जाता था। देवेश अपने हॉस्पिटल में रहता या फिर रूम में शाम को दीपक जी को देखने के लिए आ जाता, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। दिव्या का तो रोज का हो गया था, सुबह 9 बजे घर से निकलती थी, शाम को ही घर आती थी। वो रोज सक्षम के ऑफिस के बाहर खड़ी रहती थी, पर सक्षम मिलता ही नहीं उसे। ऋतिक भी घर छोड़कर चला गया था, पर दीपक जी को देखने जरूर आता। ज्योति जी से बात नहीं करता, वो अभय से भी नहीं मिलता। यहाँ ओब्रम हाउस में सब शांति हो गई थी। नीलेश जी भी चुप थे, नीता जी हमेशा की तरह उन्हें संभाल लेती थी। नीति
ने भी हॉस्पिटल छोड़ दिया। उसका इंटर्नशिप खत्म हो गया था, या कहा जाए उसने ही खत्म कर दिया। उसे करना ही नहीं था उस हॉस्पिटल में जहां देवेश हो। उसे उसकी बहन की हालत याद आ रही थी। कैसे हालत कर दी थी मेरी बहन की। सक्षम उसका तो रोज का काम था। दिव्या को रोज सुबह अपने ऑफिस के बाहर देखता, कभी खिड़की से झांक लेता पर जाता नहीं या दिखता नहीं। वो बस देख लेता और पार्किंग से ही निकल जाता। आज फिर दिव्या सक्षम के ऑफिस आई थी। वो बाहर बहुत देर तक खड़ी रही। पहले उसे अंदर आने की इजाज़त थी, पर अब वो रिसेप्शनिस्ट उसने सक्षम के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो नहीं है। दिव्या जानती थी ये सक्षम ने ही बोला होगा उसे अंदर न आने दे। दिव्या वही ऑफिस के बाहर पार्किंग में खड़ी थी। सुबह की शाम हो गई पर सक्षम अभी तक बाहर नहीं आया था। सुबह से दिव्या ने कुछ खाया भी नहीं था। इतना सब हो गया, कोई भी अच्छे से खाना नहीं खाता था। उसका सारा मन रूही में और सक्षम पर रहता था। सारा दिन खड़े रहने से उसे अब चक्कर आने लगे थे। अपनी गाड़ी में टाइम देखा, 5 बज गए थे। ऑफिस हर्ष खत्म हो गया था। सारे एम्प्लॉय जाने लगे। दिव्या जल्दी से मेन दूर पर आकर खड़ी होकर अंदर सक्षम को देखने लगी। कब वो बाहर आए पर उसे क्या पता, सक्षम को पता चल चुका है वो आई है और बाहर खड़ी है। वो उसे देख भी रहा था अपनी विंडो से, पर आज उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, बस गुस्सा था, नफरत भी नहीं थी। सक्षम वही अपनी लिफ्ट से पार्किंग में निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। मैडम सब लोग जा चुके हैं, ऑफिस बंद करना है, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। पर अभी तो वो नहीं निकले। दिव्या ने कहा। मैडम कौन? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। वो सक्षम। दिव्या ने कहा। मैडम सब जा चुके हैं, सर भी चले गए, आप कल आइएगा, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। दिव्या फिर हताश हो गई। वो ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल गई, पैदल ही निकल गई। गाड़ी तो वो लेकर आई थी, पर सक्षम से मिलना था तो वो ड्राइवर नहीं लाई थी, खुद अकेली आई थी। वो सब चले गए। जा रही थी। ये तो रोज का हो गया था। सक्षम रोज उससे नहीं मिलता तो वो कितनी कोशिश करती उससे मिलने की, बस रोज यही जवाब मिलता था, वो चला गया। दिव्या भी हार नहीं मानती, वो रोज आती है। दिव्या वही फुटपाथ पर बैठ जाती है। सक्षम दूर खड़ा उसे देख एक मन तो कहता जाकर गले लगा लूं। ले दूसरा यही वो लड़की है जिसकी वजह से उसकी बहन अभी तक नहीं मिली है, न घर आई, पता नहीं कैसे कैसी होगी, कहाँ होगी। दिव्या फुटपाथ पर बैठे थी, उसके आंसू गिर रहे थे। रोज सक्षम से मिलने की जिद उसे यहाँ तक ले आती, पर ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता था। सक्षम ने गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठ निकल गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो उसके प्यार को न समझ सकी वो क्या समझेगी। उसकी बहन को कितना सुनाया, एक बार भी बात नहीं सुनी। अरे उसका छोड़ो, अपने प्यार पर भरोसा करना तो चाहिए था। नहीं, उसने ये कह दिया कि उसका और रूही का अफेयर चल रहा है। दिव्या वहीं बैठी रही। 8 गए थे। रोड ज़्यादा सुनसान तो नहीं थी, एक दो गाड़ी चल रही थी। दिव्या अभी भी वहीं बैठ रो रही थी। पता नहीं उसके क्या दिमाग में आया, उसने गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ा दी। दिव्या कभी भी गाड़ी फुल स्पीड में नहीं चलाती थी। आज वो फुल स्पीड में चलती हुई लेकर जा रही थी। उसकी गाड़ी थोड़ी देर में एक सुनसान से एरिया में रुकी जहां बस दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था। दिव्या गाड़ी से उतरी और बाहर निकल गई। यहाँ ऋत्विक का ऑफिस। ऋत्विक अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसका किसी चीज़ में मन नहीं था। यहाँ तक उसने अभी तक राजस्थान वाले घर पर कदम नहीं रखा था। उसका कहना था कि जब तक रूही इस घर पर नहीं आती वो इस घर पर कदम नहीं रखती। मैं नहीं रखूँगा। वो शाम को अपने घर आ गया। उस गाड़ी एक बिल्ला के बाहर रुकी। ये बिल्ला भी आर्यन बिल्ला के जैसा
था। ऋत्विक बाहर आया गाड़ी से, उसके पीछे एक और गाड़ी रुकी जिसमें विशाल और आसिमा थे। वो दोनों बाहर निकल कर आए। आसिमा जल्दी से ऋत्विक के पास आ गई। भाई आज आप इतने जल्दी आ गए? आसिमा ने कहा। हाँ, आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था तो आ गए, ऋत्विक ने कहा। तुम लोग कहाँ गए थे? ऋत्विक ने विशाल की तरफ देख आसिमा से पूछा। विशाल और ऋत्विक की बात ही नहीं होती या दोनों की बात नहीं करते एक दूसरे से? पता नहीं दोनों के मन में कैसी हिचकिचाहट थी कि ऋत्विक उसके साथ भूल ही नहीं पाया था जितना रेशमा और प्रिया के साथ घुल मिल गया था। ओ भाई, हम नया घर देखने गए थे, आसमा ने कहा। ऋत्विक आसमा की बात सुन विशाल को देखने लगा। विशाल ने कोई न जवाब देकर घर के अंदर चला गया। ऋत्विक आसमा भी अंदर चले गए। प्रिया, राजवीर और राजवीर की नानी वहीं सोफे पे बैठी हुई थी। राजवीर और उसकी नानी भी यहीं आ गई। ऋत्विक ने उन्हें यहीं अपने पास रहने को कहा। कैसे हैं घर? प्रिया ने आसमा और विशाल को देख कहा। घर अच्छा है पर मैं चाहता हूँ बाहर ही चलते हैं, विशाल ने कहा। बाहर भाई, पर कैसे? प्रिया ने सबको देख कहा। आसमा भी तो बाहर ही थी न इतने साल, और अगर हम शिफ्ट होते तो प्रॉब्लम क्या है? विशाल ने कहा। बेटा, बाहर जाने की क्या जरूरत है, यही घर देख ले, पास में इतना बड़ा घर है, यही रह जाओ, राजवीर की नानी ने कहा। नानी कब तक रहेंगे? एक न एक दिन तो जाना है, विशाल ने कहा। ऋत्विक जो ये सब सुन रहा था उसने सोफे से खड़े होकर कहा। कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे, मेरे आंखों के सामने जो करना है यही करो। ऋत्विक ने ये बोलकर अपने रूम की तरफ चला गया। विशाल उसे जाता हुआ देख रहा था। अपने मन ही मन बड़बड़ाया, इसे बस अभी भी दोस्त जमाना आता है। विशाल भी ये बोल रूम में चला गया। पहले ये दोनों बहुत लड़ते हैं, इतनी सी बात पर एक दूसरे से भाई भाई वाले जिगरी यार हुआ करते थे। ये विशाल, अभय, ऋत्विक सक्षम। समय के साथ सब बदल गया। राजवीर की नानी ने कहा। यार, मुझे राजवीर की नानी का नाम बता दो, मैं भूल गई हूँ, मुझे फिर से पूरे एपिसोड पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद प्रिया आसमा रूम में चली गई। राजवीर भी नानी को रूम छोड़कर घर से बाहर निकल गया। उसकी अभी एक मीटिंग थी, उसे वही जाना था। वैसे तो उसकी आधी मदद रूही करती थी बिजनेस में, पर अब उसे सब देखना पड़ रहा था, थोड़ा स्ट्रेस था। ऋत्विक अपने रूम में आया, लैपटॉप बैग रख फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद यहाँ वही सोफे पर उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये वही जाने। एक नौकर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया। ऋत्विक ने कॉफ़ी ले ली, वो वहीं बैठकर काम करने लगा। उसे बाहर कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो खड़ा होकर बाहर हॉल में आ गया जहाँ पर विशाल, प्रिया, आसमा तीनों के बैग रेडी थे। वो निकल ही रहे थे। ऋत्विक की ये देख आंखों छोटी हो गई। वो सबके पास आकर बोला, भाई हम लोग जा रहे हैं लंदन, प्रिया ने कहा। ऋत्विक ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। पर बेटा, इतना जल्दी? राजवीर की नानी ने कहा। हम आते रहेंगे, सब कुछ होगा, आसमा ने कहा। कोई कुछ नहीं बोला। ड्राइवर सामान लेने आ गया। ऋत्विक वही खड़ा देख रहा था। प्रिया, आसमा ऋत्विक के गले लगा गई। ऋत्विक ने भी गले लगा लिया। चलो, विशाल ने कहा। ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना है तुम जाओ, ऋत्विक ने अपनी भारी आवाज में कहा। यहाँ रुकने का कोई भी वैलिड रीजन नहीं है, विशाल ने भी उतनी आवाज में कहा। अपनी आवाज नीचे रखो, शायद भूल रहे हो, मैं याद दिला देता हूँ, मैं तुमसे प्यार 6 महीने बड़ा हूँ। ऋत्विक ने विशाल को डांट कर कहा। हाँ तो बड़ा है तो क्या हो गया, सिर्फ 6 महीने ही बड़ा है, विशाल ने भी कह दिया। तू जाना है तू जा, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे, ऋत्विक ने कहा। क्यों नहीं जाएंगे, विशाल ने कहा। तुझे जाना है तो जा, निकल, इसका बैग और इसे बाहर फेंक,
मुझे ये कचरा अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऋत्विक ने कहा। आसमा प्रिया को लेकर डाइनिंग टेबल पे आ गए। विशाल जाता ऋत्विक को देख रहा था। उसे उसका चेहरा भोलाना पूरा नहीं लगा। बचपन में भी वो दोनों एक दूसरे को कचरा ही बोलते थे। साथ में स्कूल जाते थे चारों। एक दूसरे को कभी कभी चढ़ाने को कचरा बोलकर चिढ़ा देते थे। पर शायद अब वो दिन भी रहे। उसके घर वालों ने सब बेकार कर दिया। विशाल यही सब सोचते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सब खाना खाने लगे। सिया दी कब आएंगी? आसमा ने पूछा। उसकी एक ज़रूरी मीटिंग है, वो बाद में आएगी। और हाँ, वो आएगी तो खाना गरम करके खिला देना। वो खाना खाने में आनाकानी करती है। विशाल ने ऋत्विक को थोड़ी देर नज़र देख कहा। आगे सुनते रहिए मेरी स्टोरी। कमेंट करिए, लाइक करिए, रिव्यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।